हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भैया 3D ज्योमेट्री का सेशन नंबर 3 है। लास्ट सेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली, जैसे इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 3D कैसा होता है, कार्टेशियन फॉर्म भी जाना, वेक्टर फॉर्म भी जाना, उन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट भी करना जाना। उसके अलावा हमने और भी चीज़ें करी, जैसे एंगल बिटवीन टू लाइन्स और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा। और आज का जो सेशन है ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में जो प्रॉब्लम्स किए जाएंगे वो आप लोगों ने अपने एग्जाम्स में देखे भी होंगे और अक्सर ये प्रॉब्लम्स पेपर में आते रहते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही खास है, इसे ध्यान से सीखिएगा। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो एक छोटी सी चीज़ आप मुझे बताइए पहले। मैं एक बेसिक बात पूछता हूँ आपसे। अब अगर कोई आपसे कहे कि एक लाइन है x प्लस वाई बराबर 5, इस लाइन को आप सॉल्व करके मुझे x और y का वैल्यू बताइए, तो आप ऐसा कह देंगे कि सर x का वैल्यू हो गया 5 माइनस वाई और y का वैल्यू हो गया आपका 5 माइनस एक्स। तो ये x है और ये y है। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि यहां पर आप x का और y का यूनिक वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे। यहां पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिले हैं। x का वैल्यू क्या आ गया 5 माइनस वाई। अब आप जितने y सोच पाओगे उतने x आ जाएंगे। जैसे y 0 लोगे तो x 5 आ जाएगा, y 1 लोगे तो x 4 आ जाएगा, 2 पे 3 एंड सो मैनी वैल्यूज। आप जितने y सोचोगे उतने आपको x मिलेंगे। सिमिलरली जितने आप x सोचोगे उतने आपको y मिलेंगे। यहां पे आपको यूनिक सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, यहां पर आप मेरी बात सुनिए। यहां पर मुझे वेरिएबल्स कितने फाइंड करने हैं? 2, लेकिन इक्वेशन कितना अवेलेबल है? 1। तो इक्वेशन 1 अवेलेबल है, वेरिएबल 2 निकालने हैं, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है और इक्वेशंस कम है। तो कभी भी ऐसा केस रहेगा तो आपको कभी भी यूनिक वैल्यूज नहीं मिलेंगी, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। जैसे कि यहां पे आ रहा था, डिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे। डिपेंडेंट इन द सेंस, जैसे मान लो x का वैल्यू अब y पे डिपेंड कर गया, अब जितने आप y सोचोगे उतने आपको x मिलेंगे। ऐसे ही y का वैल्यू x पे डिपेंड कर गया, जितने आप x सोचोगे उतने आपको y मिलेंगे। आप यहीं से सोच लो ना, ऐसे दो नंबर जिनका सम 5 होता है, अरे इनफिनिटली मैनी नंबर है भाई। जैसे आ जाओ 100 माइनस 95, इनका सम भी 5 ही होता है। ऐसी बहुत सारे नंबर होंगे जिनका सम 5 होगा, तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। अब यूनिक सॉल्यूशन कब मिलते? जब ऐसा होता कि आपको कम से कम भाई 2 इक्वेशंस तो पता ही होनी चाहिए थी। हालांकि यहां पे भी कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, मैं उसमें नहीं घुस रहा हूं, लेकिन आपको मिनिमम 2 इक्वेशंस तो चाहिए ही थी आपको इसके यूनिक सॉल्यूशंस निकालने के लिए। तो जितने वेरिएबल हैं अगर उतनी ही इक्वेशन है तो यूनिक सॉल्यूशंस फाइंड किए जा सकते हैं। आपको पता है ना, इसको एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके आप x का और y का यूनिक वैल्यू निकाल सकते हो। तो जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन अगर लाओगे तो वैल्यू निकल सकती है यूनिक, अदरवाइज तो नहीं। इनफाइनाइटली मैंने आ रहा था, हमने दिखाया था। ऐसे ही अब 3D में एक चीज चेक करते हैं। आप मेरी बात सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इन दोनों को सॉल्व, ये 5 लिखा हुआ है, इन दोनों को सॉल्व करके मुझे x y z निकालना है। तो अब एक चीज नोटिस करिए, यहां पे वेरिएबल कितने हैं? 3, इक्वेशन कितनी है? 2। तो यूनिक वैल्यूज तो नहीं आएंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। अब निकालेंगे कैसे, वो टेक्निक सीखिए। कभी भी 2 इक्वेशन हो, 3 वेरिएबल हो, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह लो या फिर डिटर्मिनेंट मेथड कह लो। क्या कहता है डिटर्मिनेंट मेथड? आपको x y z का वैल्यू निकालना है, तो डिटर्मिनेंट की तरह करेंगे। जब हम 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं? पहला एलिमेंट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, वैसे ही करते हैं ना। तो वही काम यहां पे करना है। तो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा फिर से पॉजिटिव, बिल्कुल डिटर्मिनेंट की तरह। जब आप x निकालोगे तो ये x वाला कॉलम छुपा लीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट। तो देखिए मैं एक चीज थोड़ा सा रब कर दूं, दिस इज 2x 3y 4z। अब ध्यान से सुनिए, x वाला कॉलम हाइड किया तो दिस इंटू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, दिस इंटू दिस 15, बीच में माइनस लगाते हैं, बिल्कुल डिटर्मिनेंट की तरह चलेगा, दिस इंटू दिस 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो y वाला कॉलम छुपाइए, तो ये 10, बीच में माइनस होता है 12। अब लास्ट कॉलम छुपा लीजिए, तो दिस इज 8 माइनस 9, तो दिस इज 8 माइनस 9। अब सॉल्व कीजिए, ये तो आ गया -1, तो दिस इज x अपॉन -1। ये -2 होगा लेकिन ऊपर में नेगेटिव है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज y/2। और ये भी आ गया आपका -1। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अभी वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा।
अब आप कोशिश करिए, ऐसी कोशिश करनी है, जरूरी नहीं है बट कोशिश करनी है कि ये जो x का जो वैल्यू निकल रहा है ना, ये हमेशा पॉजिटिव निकल के आए, ये हमें कोशिश करनी है। नहीं भी करोगे तो चल जाएगा बट कोशिश करा करो कि x का वैल्यू पॉजिटिव है, बट ये तो नेगेटिव है, तो पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, रिड्यूस कर दो -1 से। जब आपने ऐसा किया तो x के नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, y बाय -2 हो जाएगा और z बाय 1 हो जाएगा। ये मैंडेटरी नहीं है बट आप करा करो, ऐसा अच्छा लगता है। ठीक है जी, कर दिया। अब क्या करें, ये तीनों नंबर आपस में बराबर है तो इसे मैंने किसी चीज से इक्वेट कर लिया, p बोल दिया मैंने। परफेक्ट है। अब यहां से देखो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया p, y का वैल्यू कितना आ गया -2p, और z का वैल्यू कितना आ गया p। तो ये आपका x y z का वैल्यू आ गया। आप कहोगे सर ये तो p के टर्म्स में आ रहा है, तो मैंने कहा तो था जब भी वेरिएबल ज्यादा होंगे, इक्वेशंस कम होंगे तो यूनिक वैल्यूज नहीं आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, डिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे। तो ये x y z किस पे डिपेंड कर गया, p पे। अब आप जितने p सोच पाओ उतने आंसर आ जाएंगे। जैसे कोई p को 0 बोलेगा, अगर कोई p का वैल्यू 0 ले तो आंसर क्या आएगा, 0 0 0। कोई p का वैल्यू 1 सोच रहा है, सोचो भाई, तो 1 -2 1, p को 2 लोगे, मतलब जितने p सोच लो उतने आंसर्स आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अभी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा तो आपको मजा आएगा। ठीक है भाई, तो याद हो गया, कभी भी वेरिएबल कम इक्वेशन ज्यादा तो एक तो यूनिक सॉल्यूशंस नहीं आएंगे, और अपने पे 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन आएंगे, तो ये डिटरमिनेंट मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। ग्रेट। अब एक चीज और सीखिए, एक लाइन का कार्टेशियन फॉर्म क्या था, सुनिए भाई। एक लाइन का कार्टेशियन फॉर्म था x माइनस x1 बाय a इज सेम एज y माइनस y1 बाय b इज सेम एज z माइनस z1 बाय c। अब मेरी बात सुनिए, कोई आपसे कहता है एक लाइन लिखिए जो पॉइंट 1 2 3 से पास करती है, तो जो भी लाइन 1 2 3 से पास करेगी उसकी शक्ल कैसी होगी, x माइनस 1 बाय a, y माइनस 2 बाय b, z माइनस 3 बाय c। अरे ये जो पॉइंट है x1 y1 z1 है, ऊपर सेट कर दिया, नीचे आपका abc आ गया। तो अगर आपसे कोई बोलता है एक लाइन लिखो जो 1 2 3 से पास करती है, तो वो लाइन क्या है, x माइनस 1 बाय a, y माइनस 2 बाय b और z माइनस 3 बाय c। अब सोचिए, क्या 1 2 3 से पास करती हुई सिर्फ एक ही लाइन होगी, नहीं, इनफाइनेटली मेनी लाइंस हो सकती है। तो जितने आप abc सोच पाओगे उतनी आपको लाइनें मिल जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई आपसे कह दे कि एक लाइन लिख दो जो 1 1 1 से पास होती है, लिख देंगे, क्या होगी वो, x माइनस 1 बाय a, y माइनस 1 बाय b और z माइनस 1 बाय c। कोई कहता है एक ऐसी लाइन लिख दो जो ओरिजिन से पास करती हो, तो ओरिजिन से पास करती हुई लाइन की शक्ल कैसी होगी भाई, x माइनस 0 बाय a, y माइनस 0 बाय b और z माइनस 0 बाय c। ए बी से निकालते रहेंगे, काम हो जाएगा। मींस इफ वी हैव अ पॉइंट, उसके करस्पॉन्डिंग आप कभी भी एक लाइन लिख सकते हो। आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई। उसके अलावा एक और कमाल की चीज सीखिए, दो लाइनें जब परपेंडिकुलर होती थी, याद करिए, मान लो एक लाइन है x माइनस 1 बाय 2, आसान लाइनें लिख लेता हूं, ये दो लाइनें परपेंडिकुलर है। तो अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो होता क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का सम 0। तो ये a1, ये a2, ये b1, ये b2, ये c1 और ये c2। तो आइए फटाफट से, अगर ये लाइनें परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, 2p प्लस 3q प्लस 3r इज 0। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो जितनी चीजें अभी हमने पढ़ी, अब वो कंबाइन करते हुए चलते हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पहले इस प्रॉब्लम की थोड़ी तारीफ कर देते हैं भाई। इस तरह का प्रॉब्लम, यही सेम प्रॉब्लम सीबीएसई बोर्ड 2012, 2016, 2017 और 2020, 12, 16, 17 सेम प्रॉब्लम था, कुछ भी चेंज नहीं था, अभी दिखाएंगे। और 20 में सिर्फ डिजिट्स चेंज थी, एक वाला वैल्यूज चेंज थे, प्रॉब्लम यही था। अब ये सोचो, ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जिस जमाने में इक्वेशन में प्लेन भी था, उस समय पे भी इतनी बार आ गया ये क्वेश्चन। अब तो सोचो प्लेन तो है ही नहीं, प्लेन तो है ही नहीं, सिर्फ लाइन लाइन है। तो इस क्वेश्चन का अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंस है। आपकी बुक में मिसलेनियस का 20th क्वेश्चन है, जिन पे पुराना बुक है, और जिनके पास नया वाला वर्जन है, अपडेटेड वाला वर्जन है, उनकी मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन होगा, ढूंढ लेना जाके मिसलेनियस के अंदर। तो इकलौता यही पार्ट रह गया एग्जाम में आने के लिए। अभी ऑल इंडिया 2023 यूपी नोएडा गाजियाबाद, इनके पेपर में भी यही सवाल है, अभी दिखाएंगे कौन सा है। तो 2023 में 5 मार्क का आया हुआ। तो आइए भाई इस सवाल को टैकल करते हैं, पढ़िए ध्यान से जरा सवाल। पढ़ना तो पड़ेगा भाई, बिना पढ़े थोड़ी काम चलेगा, पढ़िए।
फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। बुक में वेक्टर है, लेकिन जब जब ये पेपर में आया है वेक्टर भी पूछी है, कार्टेशियन भी पूछी है, अभी दिखाएंगे। कोई बात नहीं, फिलहाल हम वेक्टर पे बात कर लेते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 to 4। एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखनी है जो इस पॉइंट से पास करती है, ठीक है। और वो जो लाइन है ना, इन दोनों पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब मुझे एक लाइन निकालनी है जो इससे पास करती है और इन दोनों पर परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई। करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। तो पहले मैं जो गिवन लाइन है उसे लिख लेता हूं। मुझे दो लाइनें गिवन है, x माइनस 8/3, y प्लस 19/-16, z माइनस 10/7 एंड x माइनस 15/3, y माइनस 29/8। देखो, जब भी लाइन कार्टेशियन फॉर्म में लिखी हो ना, तो आप लोग क्रॉस चेक करा करो कि लाइन ठीक भी लिखी है या नहीं। ठीक का मेरा सेंस है, मान लो एग्जामिनर यहाँ पे 2x लिख देता, तो आप तो 3 को a बोल देते, लेकिन ऊपर से 2 कॉमन आके इसको ठीक करना पड़ेगा। तो आपको देख लेना चाहिए कि लाइन सही फॉर्मेट में लिखी है कि नहीं लिखी। सही फॉर्मेट मतलब x y z का कोफिशिएंट 1 है या नहीं है। नहीं है तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी दिखाएंगे ऐसे क्वेश्चंस भी। चलिए भाई, अब आपको ये दो लाइनें गिवन थी। अब आपको एक लाइन लिखनी है जो 1 to -4 से पास करती है। वो लिखनी तो मुझे आती है। आप कार्टेशियन लिख लो पहले, क्योंकि कार्टेशियन से करना क्वेश्चन आसान हो जाएगा और बाद में वेक्टर में कन्वर्ट करते रहेंगे हम। तो पहले कार्टेशियन लिख लेते हैं। सो नाउ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 to -4 इज, क्या हो जाएगी भाई वो, x माइनस 1/a, y माइनस 2/b, z प्लस 4/c। 1 देके छोड़ दो। अब इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ ABC चाहिए। अब जरा सोच के जवाब दीजिए, ABC निकालना है। अब ABC कैसे निकाले? क्वेश्चन में एक सिचुएशन और दे रखी है कि जो ये लाइन मुझे निकालनी है ना, वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। पढ़िए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 to -4। लिख दी मैंने वो लाइन जो 1 to -4 से पास होती है। कहता है कि ये लाइन इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 0 होता है। मतलब ये लाइन इस पर भी परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस पर भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों पर परपेंडिकुलर का कंडीशन लगेगा। तो आइए, सिंस ये वाला लाइन 1 इज परपेंडिकुलर to above given lines, समझे? So therefore, अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो a1a2 b1b2 c1c2 0 होंगे। तो ये a1 ये a2 मतलब 3a इंटू b इंटू -16 कितना हो गया, -16b प्लस 7c इज 0। दिस इज इक्वेशन 2। और ऐसे ही इसका उसके साथ 3a प्लस 8b माइनस 5c इज 0। दिस इज इक्वेशन 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके मुझे ABC निकालना है। तो अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये तो वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2 है, तो डिटर्मिनेंट मेथड लगेगा। और आपको पता है ना, एक वैल्यू, यूनिक वैल्यू नहीं आती, डिपेंडेंट वैल्यू आती है, ठीक है। सो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड ABC निकालते डिटर्मिनेंट मेथड से। कैसे निकलेगा? पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। आ जाओ, ए हाइड करा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट। 16, ये -16 -5 80, बीच में -56 56। सेकंड वाला गया कितना होगा भाई, एक मिनट जरा देखिए, -15 और -21। लास्ट वाला हाइड करो, 24 + 48। सॉल्व करते रहना घर बैठ के। तो दिस इज a/24। ये -36 आएगा, ऊपर से माइनस वैनिश हो जाएगा। सो b/36 और c/72। अभी रुकिए, ये सब 12 के टेबल से रिड्यूस हो जाएंगे। अगर पूरे इक्वेशन को आप 12 से मल्टीप्लाई मारोगे तो 12 से रिड्यूस हो जाएगा पूरा, तो और रिड्यूस कर दो इसको। तो दिस इज a/2, b/3 और c/6। इसे कुछ एज्यूम कर लो, मैंने p एज्यूम कर लिया, इसे मैंने p एज्यूम कर लिया।
सो देयरफॉर ए का वैल्यू कितना आ गया 2p, बी का वैल्यू कितना आ गया 3p, सी का वैल्यू कितना आ गया 6p। अब आपको ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, उठा के फर्स्ट में डाल दो, आपका इक्वेशन तैयार है। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट क्या आ गई इक्वेशन, x माइनस 1/2p, y माइनस 2/3p, z प्लस 4/6p। बट इसमें तो p आया हुआ है, कोई बात नहीं, आमने सामने पूरी इक्वेशन p से रिड्यूस कर दो। देखो ना p आमने सामने कैंसिल हो रहा है, सो पूरी इक्वेशन p से रिड्यूस कर दो, तो दिस इज x माइनस 1/2, y माइनस 2/3, z प्लस 4/6। तो ये आपके लाइन का कार्टेशियन फॉर्म आ गया। बट एग्जामिनर ने तो वेक्टर मांगा है, तो क्या परेशानी है, वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। आपको आता नहीं है कन्वर्ट करना वेक्टर में, लास्ट सेशन में सीखा है हम लोगों ने। तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म मैंने निकलवा दिया, इसका वेक्टर फॉर्म आप बना दोगे। लीजिए किसी को आफत है तो मैं बना देता हूँ, लिख देना, एंड द रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म इज, क्या बनेगी, वेक्टर आर, ऊपर से वेक्टर ए बनेगा तो i प्लस 2j माइनस 4k, i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ये वाला वेक्टर भी बन जाएगा 2i 3j और 6k। कर लीजिएगा, इसको आराम से लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, तो यही जो प्रॉब्लम मैंने आपको कराया, सेम प्रॉब्लम 2 बार बोर्ड्स में, ये वाला तो 3 बार आया है। सेम प्रॉब्लम 2012 में, 2016 में, 2017 में। शक्लें दिखाते हैं इसकी। चलिए पहले तो आप ये ट्राई करेंगे, ये 2020 बोर्ड्स में आया हुआ है क्वेश्चन, आप पढ़ पाएंगे इस क्वेश्चन को एक बार। मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग इसे ढंग से, बड़ा तो नहीं हुआ, ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया। चलिए इतना बहुत है, आप एक बार कोशिश कीजिए इसे पढ़ने की। ये 2020 बोर्ड्स में सेम प्रॉब्लम है। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन, वेक्टर भी निकालनी है, कार्टेशियन भी निकालनी है, पेपर में दोनों ही पूछता है। विच परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस, इस पे और इस पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाली लाइन ये रही, और पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1 1 1 1 से पास करनी चाहिए, तो पॉइंट बदल दिया। तो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 1/a, y माइनस 1/b, z माइनस 1/c। इस तरीके से बना लीजिएगा। अब ये इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंडीशन लगाइए पिछले क्वेश्चन जैसा और बना दीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बढ़िया सवाल है। इसके अलावा ये देखिए भाई, ये 2012 बोर्ड्स, तीनों सेट में अलग अलग सवाल। ये सवाल जिसकी मैं, जो मैंने अभी पिछले पेज पे करवाया है, ये वाला सवाल जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अच्छा ये ना, अब देखो दोनों चीजें मांगेगा एग्जामिनर। ये प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस के लिए हो गया, बिल्कुल सिमिलर सा हो गया ना, आपकी प्रैक्टिस के लिए हो गया। और इस प्रॉब्लम की खास बात यह है कि 2023 ऑल इंडिया 5 मार्क्स का था ये, यूपी नोएडा गाजियाबाद वगैरह वाले के पेपर में ये सेम प्रॉब्लम था। ठीक है, और ये बीच वाला सेम है। अब जो गिवन लाइंस हैं वो वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, क्या परेशानी है, आराम से हो जाएगा। वो कह रहा है एक लाइन लिखिए जो इस पॉइंट से पास होती है और इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो गिवन लाइंस को आप सीधा कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो, मतलब हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। वरना मैं अभी आपको डिस्कस कर देता हूँ। ये वाला प्रॉब्लम देखो, ये वही क्वेश्चन है जो भी मैंने पीछे कराया है। पहले क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से, ये 2016 में आया था। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 2 -4। आप चेक करो जरा पीछे, क्या यही नहीं है 1 2 -4, x माइनस 8/3, y प्लस 19/-16, z माइनस 10/7। ये गिवन लाइन उसने देखो वेक्टर फॉर्म में लिख के दी हुई है, यहाँ पे गिवन लाइन वेक्टर फॉर्म में लिख दी है। भाई घबराना नहीं है किसी ने भी, आराम से हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम है वही बुक वाला, बस जो गिवन लाइंस है उसने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो वेक्टर फॉर्म में को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दो, या मत करो कन्वर्ट, डायरेक्ट करा देते हैं। आइए देखिए, मतलब घबराना नहीं है, जिसने कोशिश करनी है, जो करना चाहता है वो बना लेगा आराम से। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बढ़िया। देखिए 4 सवाल हो गए, ये तो बुक वाला हो गया, एक ये प्रैक्टिस के लिए हो गया, एक ये प्रैक्टिस के लिए हो गया, ये बुक वाला हो गया, एक प्रैक्टिस के लिए ये हो गया। एक तरह के आपने 3-4 प्रॉब्लम बना लिए, काम हो गया आपका। तो लगातार आ भी रहे पेपर्स में। आइए इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर देते हैं एक बार। घबराने वाली क्या बात है, घबराने से क्या होगा, आओ देखो। ये वाला पूरा प्रॉब्लम करा देते हैं आपको।
अच्छा सुनो भाई, दो लाइनें जब परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 होते हैं। अब मेरी बात सुनो, ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी आपने स्ट्रांग रखनी है, थोड़ी सी भी ऑब्जर्वेशन आपकी ठीक है तो काम हो गया ना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता जीतने से। दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 होते हैं। ABC कहाँ होते हैं, चरणों में, ये नीचे ये होते हैं ABC। अच्छा यही चीज अगर मैं वेक्टर फॉर्म में देखूं तो वेक्टर फॉर्म में दो लाइनें लिख देता हूं ना मैं, ये मेरी दो लाइनें हैं। जब मैं कार्टेशियन बनाऊंगा तो ये नीचे आएगा, ये B1 वाली चीज, ये चीज नीचे आएगी ना यहां पर। और जब मैं इससे बनाऊंगा तो ये वाला बनाएगा A1 B1, मतलब इसके जो कंपोनेंट होंगे वो A1 B1 C1 होंगे, इसके जो कंपोनेंट होंगे वो A2 B2 C2 होंगे। क्या परेशानी है इसके अंदर, आप लोगों को आई होप बात समझ में आ रही है। अरे जब ये गिवन लाइंस है इन्हें कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे, जब इसको कार्टेशियन में लिखोगे तो ऊपर क्या आएगा, देखो x माइनस 8/3, y प्लस 19/-16, z माइनस 10/7। जब इसको बनाओगे तो क्या आएगा, x माइनस 15/3, y माइनस 29/8, z माइनस 5/-5। तो अब चेक करो, ये आपका A1 B1 C1 है और ये आपका A2 B2 C2 है। मत करो कन्वर्ट, आपको इमेजिनेशन तो हो गया ना। दिस इज A1 B1 C1, दिस इज A2 B2 C2, हो गया काम। आइए करते हैं, हिंट देके छोड़ रहा हूं भाई बस मैं, आप ऐसे करिए, आपके 2-4 स्टेप बचा ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। और प्रैक्टिस से ही बात बनेगी भाई, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। और ये तो मेहनत का समय आ चुका है आप लोगों के लिए। देखिए भाई जरा ध्यान से, आपको एक लाइन लिखनी है जो इससे पास होती है। एग्जामिनर दोनों की डिमांड कर रहा है, वेक्टर की भी है कार्टेशियन की भी। आप कार्टेशियन लिखो, पहले तो आप यहां से शुरू करोगे क्वेश्चन को। मैं इसी क्वेश्चन की में से लिख लेता हूं, गिवन लाइंस, ये रही दो लाइनें गिवन। अब वो लिखना, नाउ द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। पिछले क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन लिखवा दी है। चलो हो गया काम। फिर वही लिखेंगे, सिंस लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू अबव गिवन लाइंस। हो गया काम। अब अगर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 होगा। तो ये रहे ना A1 B1 C1, ये रहे ना A1 B1 C1। तो आ जाओ, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो A1 A2 मतलब 3A माइनस 16B प्लस 7C इज 0, इक्वेशन 2। एक बार इसका उससे कर लो, कितना हो गया, 3A प्लस 8B माइनस 5C इज इक्वेशन 3। सॉल्व करो, ABC निकालो, फर्स्ट में डालो कार्टेशियन आ गई, कन्वर्ट कर दो वेक्टर आ गई। लो हो गया काम, आराम से कर लीजिएगा। तो भी मैंने आपको अच्छे से आइडिया दे दिया। तो ये वाला प्रॉब्लम बनाना, अब मैं ज़रा आप लोगों के लिए वापस दिखा दूं थोड़ा सा, तो बना लेना यार इसको, है ना। एक बार थोड़ा सा क्वेश्चंस वापस दिखा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट कि आपको प्रॉब्लम्स मिल जाए प्रैक्टिस के लिए। इसको तो थोड़ा बैक जाके भी देख लेना। चलिए जी, तो अब आपके प्रॉब्लम के लिए देखो ना, प्रैक्टिस के लिए 1 2 3 4 प्रॉब्लम हो गए। ये बुक का है, वो बुक का है, सेम है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। ये वेक्टर फॉर्म से कर लेना, आसानी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप ये वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया काम। इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है भाई, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब और कमाल की चीज़ें पढ़नी है हमें। चलिए देखिए भाई, अब आपसे मैंने क्या बोला, एक लाइन बताइए, ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक लाइन बताओ जो 1 2 3 से पास करती है। कोई भी बच्चा लिख देगा, विच इज x माइनस 1/a, y माइनस 2/b और z माइनस 3/c। ऐसा ही होगा कुछ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। दो लाइनें परपेंडिकुलर कब, उस पर तो हमने बढ़िया से काम कर लिया, लेकिन दो लाइनें पैरेलल कब, एक बार उस पर जरा और काम कर लेते हैं। तो भाई दो लाइनें तब पैरेलल जब A1/A2 इज सेम एज B1/B2 इज सेम एज C1/C2, मतलब ऐसा हो तब दो लाइनों को पैरेलल कहा जाएगा। परफेक्ट है। तो दो लाइनें कब पैरेलल, जब उनके डायरेक्शन रेशो सेम प्रोपोर्शन में हो, मतलब A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये सेम होना चाहिए। जब उनके डायरेक्शन रेशो सेम प्रोपोर्शन में हो, या फिर आसान भाषा में कह दो, दो लाइनें तब पैरेलल होंगी जब उनके डायरेक्शन रेशोज सेम होंगे। मतलब मैंने एक लाइन लिखी, आसान सी लाइन लिख रहा हूं, ये मैंने एक लाइन लिखी। अब मैं आपसे कह रहा हूं एक ऐसी लाइन बताओ जो इसके
पैरेलल है। एक ऐसी लाइन बताओ जो इसके पैरेलल है। तो जो भी लाइन इसके पैरेलल होगी उसके लिए एक बात तय है कि उसके ABC 1 2 3 ही होने वाले हैं, क्योंकि जो भी लाइन इसके पैरेलल होगी उसके डायरेक्शन रेशोज इसके बराबर होने चाहिए। मींस उसके ABC क्या होने वाले हैं, 1 2 3। तो जो भी लाइन इसके पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन कैसी दिखेगी, x माइनस x1 बाय 1 y माइनस y1 बाय 2 z माइनस z1 बाय 3। तो ये लाइन है जो इसके पैरेलल होगी। अब सोचो कि ये लाइन ऐसी है कुछ, तो इसके पैरेलल क्या सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है? नहीं, इनफाइनेटली मैनी लाइंस हो सकती है। अब आप जितने पॉइंट ढूंढ के ला पाओ, जितने x1 y1 z1 ला पाओ, उतनी लाइनें मिल जाएंगी। बट उन सब लाइनों में एक बात कॉमन रहेगी कि उनका ABC 1 2 3 ही होगा। मींस कल को कोई अगर आके कह दे कि एक लाइन लिखो जो इसके पैरेलल है, तो जो भी लाइन इसके पैरेलल होगी एक बात तय है, उसका ABC कितना होने वाला है, 3 4 5। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 बाय 3, y माइनस y1 बाय 4 और z माइनस z1 बाय 5। अब जितने आप पॉइंट ले आओ उतनी आपको लाइनें मिल जाएंगी। ठीक है, अब सुनिए, कोई बच्चा ये भी तो कह सकता है कि सर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों भी पैरेलल है, वेरीफाई करो। A1 बाय A2 हाफ, B1 बाय B2 हाफ, C1 बाय C2 हाफ पैरेलल है। लेकिन सर आप तो कह रहे थे अगर लाइनें पैरेलल तो ABC सेम होंगे, बट ये तो सेम नहीं है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, तो ये तो गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ नहीं है, वेरीफाई करो, ये आमने सामने 2 के टेबल से रिड्यूस हो रही है, सेम नहीं है तो सेम बन जाएंगी, परेशानी वाली बात नहीं। आप देखो ना, अपनी आंखों से देखिए आप लोग, ठीक है कि नहीं भाई। टॉपिक सीखिए, कंसेप्ट्स को सीखिए, रट के काम नहीं चलेगा, एकदम प्योरली बढ़िया से काम कराया जा रहा है। तो आप इसको एक बार देखिए ध्यान से, आप देखो ना कन्वर्ट हो गया बिल्कुल, आप आराम से कर सकते हैं। सेम ही होती है, सेम नहीं है तो सेम हो जाएंगी। समझ रहे हैं कि नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई। अब इन सारी बातों को क्लब करके एक बढ़िया सा सवाल कराते हैं। सुनो भाई, क्वेश्चन है, एग्जामिनर कहता है कि एक लाइन लिखनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 1 2 3 and parallel to the line। क्या लाइन लिखे, कुछ भी ले लेते हैं, चलिए। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है एक लाइन लिखो जो इससे पास करती है। अरे इससे पास करती हुई लाइन को तो मैं जानता हूं, x माइनस 1, y माइनस 2, z माइनस 3, ये लाइन है जो इससे पास करेगी। वो कह रहा है एक लाइन लिखो जो इससे पास करती है, लिख दीजिए। और वो लाइन लगे हाथों पैरेलल है इसके। ठीक है जी, जो भी लाइन इसके पैरेलल होगी उसके ABC 5 4 6 होंगे, तो ABC की जगह पे कितना आ जाएगा, 5 4 और 6, तो मिल गई लाइन। ये है वो लाइन, देख लो 1 2 3 से पास भी कर रही है और इसके पैरेलल भी है। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है 11.2 में, देख लेना। और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी पूरी 11.2 डन है। आप ट्राई कर लेना, पूरी 11.2 हमारी हो गई है। कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो तो देख लेना, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, इसका प्रेजेंटेशन दिखाते हैं आपको भी। ये प्रॉब्लम देखिए, अभी 2023 2 मार्क दिल्ली रीजन में सवाल आया, अभी रिसेंट का सवाल है, 2023 बोर्ड्स का। सुनिए भाई जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। कहता है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन, दोनों पूछ रहा है। ठीक है, लिख देंगे दोनों, कोई परेशानी नहीं है। एक वेक्टर भी लिखनी है, कार्टेशियन भी लिखनी है। एक लाइन का इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास करती है, ठीक है जी, पॉइंट से पास कर रही हो जाएगा। और कह रहा है कि इस लाइन के पैरेलल है, तो मुझे एक लाइन लिखनी है जो उससे पास करती है और इसके पैरेलल है। तो आ जाओ, प्रेजेंटेशन मिल जाएगी यहां पे हमें। गिवन लाइन, तो लाइन क्या गिवन है भाई, 5x माइनस 25, 14 माइनस 7y इज 35,
z। अब ये गिवन लाइन है, ठीक नहीं लिखी हुई है। आपको पता है कार्टेशियन फॉर्म ओरिजिनली कैसी दिखती है, तो देखो ना इसकी शक्ल कैसी है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक करें पहले। पता है आप लोगों को क्या होना है, यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 तो है ना। चलिए एक काम करते हैं, एक मिनट रुकिए, इसको आप ऐसे लिख लो, ऊपर से 5 कॉमन आ गया तो दिस इज x माइनस 5/1, यहाँ से -7 कॉमन आ गया, दिस इज y -2/1, और ये लिखा है आपका 35z/1। अब आपको पता है ये 5 नीचे उतर आएगा, ठीक है जी। ये हमारी गिवन लाइन है। अब आपको एक लाइन लिखनी है जो इससे पास होती हो और इसके पैरेलल हो। तो जो भी लाइन इसके पैरेलल होगी उसके ABC तो ये बन जाएंगे नीचे वाले, और इस पॉइंट से पास करती है तो ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर, दोनों पूछ रही है ना इसलिए मैंने ऐसे लिख रहा हूं, देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू A 1 2 -1 and parallel to this line, parallel to above line is, क्या होगी भाई वो लाइन, इससे पास करती है, ये तो पॉइंट बन गया, मतलब x -1 y -2 z+1, और इसके पैरेलल है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, ये तो बन गई कार्टेशियन फॉर्म, बट उसने वेक्टर फॉर्म भी मांगी थी। ठीक है, वेक्टर भी लिखेंगे, यहां लिख रहा हूं, एंड द रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म इज, क्या हो जाएगी, इसे कन्वर्ट कर दो वेक्टर में, वेक्टर आर इज i + 2j - k प्लस लैम्डा टाइम्स 1/5i -1/7j + 1/35k। आपको पता है क्या करना है, कर लेना यार। तो देखिए इस तरह की चीज़ें एग्जाम में आती रहती हैं, बढ़िया चीज़ें। ठीक है, एक सवाल और देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आपके बुक में दिया हुआ है, और ऐसा ही प्रॉब्लम अभी ऑल इंडिया 2023 में भी आया था। वो कहता है कि एक लाइन, मैं अपने पास से क्वेश्चन बना रहा हूँ, एक लाइन लिखिए जो 1 2 3 से पास करे और पैरेलल हो x एक्सिस के। एक लाइन लिखनी है जो 1 2 3 से पास करे और पैरेलल हो x एक्सिस के। ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको आपकी मिसलेनियस के अंदर, 1 मार्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जो भी लाइन 1 2 3 से पास करेगी आपको पता है, मैं पहले वो लाइन ही लिख दूं ना, तो x -1 y -2 z -3। अब नीचे आते हैं ABC। ठीक है, अब मुझे एक लाइन लिखनी है जो 1 2 3 से पास हो गई, लेकिन वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होने चाहिए। तो जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो क्या होता है, उनके ABC सेम होते हैं। ABC क्या होता है, डायरेक्शन रेशोज। अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशोज सेम होते हैं, लेकिन x एक्सिस के डायरेक्शन रेशोज नहीं जानते हम जानते हैं x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस। कोई परेशानी नहीं है। x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है भाई, 100, पहले सेशन में सिखाया था। अब डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज के बारे में क्या बताई थी मैंने आपको बात, कि ये दोनों एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो जाते हैं। ABC को आप LMN के प्लेस पे इस्तेमाल कर सकते हो, LMN को आप ABC के प्लेस पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको पता है x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब आपको LMN पता है, तो वही LMN इस लाइन की हो जाएंगी। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो जो इसके LMN है वही इसके LMN हो जाएंगे। तो x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, 100, तो इसके भी आ जाएंगे 100। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। अब एग्जामिनर इसको वेक्टर फॉर्म में भी मांग सकता है, वेक्टर फॉर्म में भी लिख देना। ऐसा ही प्रॉब्लम 2023 ऑल इंडिया यूपी नोएडा गाजियाबाद 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव टाइप आया। ऑब्जेक्टिव टाइप था, उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे, बच्चा इजीली पहचान ले कि भाई एक लाइन लिखनी है जो 1 1 1 से पास हो और पैरेलल हो z एक्सिस के। अब तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, आप इजीली कर लीजिएगा, तो बढ़िया चीज है, आराम से हो जाएगा। ठीक है भाई, अब एक छोटी सी चीज और समझो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना सो दैट कि आप ये प्रॉब्लम कर पाओ। अब सुनिए भाई, एक और छोटी सी चीज समझिए। दो लाइनें पैरेलल हैं, मैंने कहा एक लाइन है x/1 y/2 z/3।
और एक और लाइन है, ये दोनों पैरेलल है। कैसे पता लगेगा? उनके ABC सेम होंगे या सेम प्रोपोर्शन में होंगे। देखो यहाँ पे सेम तो नहीं है, बट काट के सेम बनाए जा सकते हैं ना। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो, A1/A2 हाफ, B1/B2 भी हाफ और C1/C2 भी हाफ। तो जब दो लाइनें कार्टेशियन फॉर्म में हो तो पैरेलल चेक करना इतना इजी होता है, लेकिन वेक्टर में इससे भी ज़्यादा आसान होता है। जब दो लाइनें पैरेलल होंगी वेक्टर फॉर्म में तो वो कैसी होंगी देखिए। मान लो एक लाइन है वेक्टर R इज वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B1, और अगली लाइन है वेक्टर R इज वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर B2। अगर लाइनें वेक्टर फॉर्म में लिखी हैं और आप पहचानना चाहते हो कि वो लाइनें पैरेलल हैं या नहीं, कैसे पहचानोगे? और मैं पहचान करवाता हूं। उनके वेक्टर भी सेम होंगे, या तो सेम होंगे, सेम नहीं हुए तो सेम प्रोपोर्शन में होंगे। मैं दिखाता हूं कैसे। मान लो पहली लाइन है ऐसी, भाई वेक्टर ए नहीं लिख रहा, वेक्टर ए की तो जरूरत ही नहीं है ना मुझे। एग्जामिनर ऐसे लिख के देगा दो लाइनें, तो पहचान लो ना पैरेलल है। दिख नहीं रहा? आंखों से देखो इसको, ये दोनों तो सेम है, सेम है तो मतलब ये लाइनें पैरेलल है। कई बार एग्जामिनर सेम नहीं लिखेगा, इसको लिख देगा 4, इसको लिख देगा 6 और यहाँ आ जाएगा 12। तो अब आप चेक करो, अब तो सेम नहीं है। सेम नहीं है तो वेरीफाई कर लो ना, दिस बाय दिस हाफ, दिस बाय दिस हाफ, दिस बाय दिस हाफ। तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 सेम आ रहा है, तो लाइनें पैरेलल है। या और देखो एक चीज, इसमें से अब 2 कॉमन निकाल लो तो बिल्कुल सेम वेक्टर बन गया। सेम वेक्टर बन गया तो लाइनें कैसी हो गई? पैरेलल। तो पैरेलल का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। अब लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिखाया था दो लाइंस के बीच में। बहुत बढ़िया, दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सीखा था, फॉर्मूला भी जान लिया था हमने। बट कैसी दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला था वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। पहले मुझे एक बात बताओ, चलो पहले देख ही लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, और वो लाइनें कैसी थी वो मैं आज खुलासा करता हूं। वो दोनों लाइनें थी स्क्यू। तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्टेंस निकालनी सीखी थी वो कैसी लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालनी सीखी थी? स्क्यू लाइंस के बीच में। अब ये स्क्यू लाइंस क्या होती है वो मैं बता दूं आप लोगों को, जरा ध्यान से समझना। स्क्यू लाइंस के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। अब सुनिए भाई, देखो दो तरह की लाइनें एग्जिस्ट करती है, मैं आपको बता रहा हूं भाई। या तो लाइनें पैरेलल हो गई, अब इस क्यू के ऊपर आ रहा हूं, जो आप लोगों का इंफॉर्मेशन है मैं उसको यूज कर रहा हूं। पहले कभी हाय तौबा मचा दो कि क्या बोल रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं। तो सुनो भाई, ये दो लाइनें हैं, एक दो तरह की लाइनों के बारे में आपको पता है, आज तक सिर्फ दो तरह की लाइनें पता है। या तो लाइनें पैरेलल होंगी या फिर लाइनें इंटरसेक्टिंग होगी। कई लोगों के मन में आ रहा होगा परपेंडिकुलर, अरे अगर परपेंडिकुलर भी है तो इंटरसेक्ट ही करती होंगी ना। अगर मैंने कहा दो लाइनें राइट एंगल पे कट करती हैं, इसका मतलब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो दो ही तरह की लाइनें हुई ना भाई, या तो लाइनें पैरेलल होंगी या फिर लाइनें इंटरसेक्टिंग होगी। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो डेफिनेटली इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो है ना, दूरी इनके बीच में देख लो। लेकिन अगर लाइनें इंटरसेक्ट कर गई तो उसके बीच में डिस्टेंस कहां रहा? तो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 0। अगर दो लाइनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गया, इस बात का मतलब वो लाइनें इंटरसेक्ट कर गई, कोलाइड कर गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कभी कभार एग्जामिनर ऐसे भी कह सकता है कि यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए क्या लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती। तो उसको हम कैसे करेंगे? आप उन दोनों लाइनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। अगर डिस्टेंस 0 आ गया तो आप कंक्लूड करेंगे कि लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, अदरवाइज नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए आज तक आपको दो तरह की लाइनें पता थी, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। अभी मैं क्या बता रहा हूं, स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइंस कैसी लाइनें होती है सुनिए। स्क्यू लाइंस ऐसी लाइनें होती हैं जो ना तो पैरेलल हो। दो लाइनों को स्क्यू कब कहेंगे बता रहा हूं, ना तो पैरेलल हो, ठीक है जी। दूसरी चीज, ना ही इंटरसेक्ट करती हो, नॉट इंटरसेक्टिंग, मतलब ये दोनों काम नहीं करनी चाहिए। ना ही वो पैरेलल होनी चाहिए, ना ही वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि पैरेलल का कुछ डिस्टेंस होता है वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। और लाइनें इंटरसेक्ट कर गई
तो डिस्टेंस हमें पता है, फिर निकालने के लिए क्या रह गया, अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर गई तो डिस्टेंस 0 आ गया। तो स्क्यू लाइंस क्या होती है, ना तो पैरेलल ना इंटरसेक्टिंग, और तीसरी और सबसे मेजर बात, नॉट इन सेम प्लेन। आपको कहेंगे सर प्लेन तो सिलेबस में नहीं, क्या पढ़ा रहे हो, कोई बात नहीं, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर स्क्यू लाइंस पढ़ रहे हैं तो इसको जानना जरूरी है। तो ना तो पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, ना ही इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, और ये क्या लिखा है, नॉट इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में नहीं होनी चाहिए। आसान भाषा में जैसे एक रूम है, इस रूम में वो दो लाइनें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर दो लाइनें सेम रूम में हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो पैरेलल हो जाएंगी या फिर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, समझे। अगर दो लाइनें सेम रूम में हैं, जैसे मान लो मैं एक रूम की बात कर रहा हूं, प्लेन को गोली मारो, एक रूम की बात हो रही है, तो अगर दो लाइनें सेम रूम में हैं तो या तो वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी या फिर वो पैरेलल हो जाएंगी। तो इंटरसेक्ट कर गई तो डिस्टेंस पता है 0, और पैरेलल हो गई तो भाई स्क्यू का पहला ही कंडीशन है कि नॉट पैरेलल। तो नॉट इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में नहीं होनी चाहिए, मतलब अलग अलग रूम में होनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो, एक कहीं और एक कहीं, तो इनके बीच का डिस्टेंस कि जहां पैरेलल होना संभव, जैसे मान लो एक लाइन इस रूम में है और एक वो बगल वाले रूम में है, तो इंटरसेक्ट का तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालना सीखा था हमने लास्ट क्लास में, ठीक है ना। तो आई होप आपको स्क्यू लाइंस समझ में आ गई। तो स्क्यू लाइंस क्या है, ऐसी लाइन जो पैरेलल ना हो, ऐसी लाइंस जो इंटरसेक्ट ना करती हो, और तीसरी और आखिरी बात, नॉट इन सेम प्लेन। इसको हम कोप्लेनर भी बोल देते हैं, कोप्लेनर नहीं होनी चाहिए, सेम प्लेन में होने को कोप्लेनर भी बोलते हैं। कोप्लेनर, सेम प्लेन में होना मतलब कोप्लेनर हो जाना, तो कोप्लेनर भी नहीं होनी चाहिए। तो जो लाइनें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है उस लाइन को बोलते हैं स्क्यू लाइन। और जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला सीखा था, ये स्क्यू लाइंस का ही फॉर्मूला सीखा था। अब क्या हो कि लाइन, ये तो हमने स्क्यू लाइन का सीख लिया फॉर्मूला, एग्जाम में कभी स्क्यू लिखा नहीं आता, ठीक है, घबराना नहीं है। अब स्क्यू लाइन का तो हमने सीख लिया डिस्टेंस निकालना। क्या हो कि लाइन अगर स्क्यू ना हो तो, अब स्क्यू ना हो तो लाइन इनमें से कुछ हो रही होगी, या तो पैरेलल होगी या इंटरसेक्ट कर रही होगी। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो डिस्टेंस 0। अब एक केस बचा जो हमें पढ़ना है, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि अगर दो लाइनें पैरेलल हुई तो डिस्टेंस होगा ना उनके बीच में। तो आज हम पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये भी 2023 में भी आया था, आप देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में यही चीज़ है जो बच्चों को परेशान करती है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जरूरी नहीं है एग्जामिनर शॉर्टेस्ट वर्ड यूज करे, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। दो पैरेलल लाइन की शक्लें देखो पहले, वेक्टर आर इज वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, वेक्टर आर इज a2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर बी। अरे दोनों वेक्टर सेम होंगे भाई, सेम होंगे, सेम नहीं होंगे तो सेम प्रोपोर्शन में होंगे, बना लेना। तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा, पूरा लिखना है, एसडी नहीं चलेगा। सो वेक्टर बी, भाई पीछे जो डिस्टेंस था वो b1 क्रॉस b2 था, लेकिन अब ये दोनों ही b हैं तो क्रॉस तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है ना वेक्टर अलजेब्रा में सेम वेक्टर का क्रॉस करोगे तो जीरो वेक्टर आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी ना फिर, तो वो काम तो आप कर ही नहीं सकते। तो वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन b मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे कुछ लगाऊंगा, आप लोगों से छोटी सी बात करनी है, सुनते रहना ध्यान से। मैंने आपको बता रखा है जो बार्स होते हैं बड़े खतरनाक है ये बार्स। इन बार्स के बीच में अगर कोई नंबर लिखा हो तो इसे मॉड पढ़ेंगे, मॉड्यूलस। इन बार्स के बीच में अगर कोई वेक्टर लिखा हो तो इसे मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे। ये बड़े काम की बात है, बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं। आ जाओ पिछले पेज पे, मैंने आपको बताया भी था ना, ये ऊपर लगाओ बार, बस सुनो मेरी बात। ये बार्स है, अब इन बार्स के अंदर क्या लिखा है सुनते रहना। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इनके बीच में हो रहा है डॉट,
तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर। स्केलर मींस नंबर, मतलब ये जो अंदर बैठी हुई चीज है ये एक नंबर है, दैट्स वाई ये जो बार्स हैं इन्हें मॉड पढ़ा जाएगा। लेकिन यहां आ जाओ, यहां पे भी बार लगा रहा हूं ना मैं। अब इन बार्स के अंदर क्या बैठा है? ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और बीच में क्या हो रहा है? क्रॉस। तो दो वेक्टर का क्रॉस क्या प्रोवाइड करता है? वेक्टर। तो ये जो अंदर वाली चीज है ये एक वेक्टर है, दैट्स वाई इन बार्स को मैग्नीट्यूड पढ़ा जाएगा। तो जिसको क्लैरिटी है उसे तो मजा आ जाएगा, जिसे क्लैरिटी नहीं है उसको तो आफत आनी ही आनी है। तो बस ठीक है, बुक में एक लौता एग्जाम्पल है, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जामिनर थोड़ी बताएगा आपको पैरेलल है, तो तुम्हें पहचानना है। दो लाइनें दी हुई है, फाइंड द डिस्टेंस, देखो शॉर्टेस्ट वर्ड भी यूज नहीं करा हुआ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस L1 एंड L2। ये दो लाइनें दी हुई यार, यहाँ देखो ना भाई, ये तो बराबर है, मतलब ये पैरेलल है। पैरेलल है तो फिर फॉर्मूला ये वाला लगा के काम हो जाएगा। और कुछ बच्चे होंगे सीधा इसे B1 इसे B2, और जब डिस्टेंस निकालेंगे तो उनकी जीरो आ जाएगी डिस्टेंस। जो करेंगे ऐसा महान काम उनकी जीरो आ जाएगी डिस्टेंस, और सरासर गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो वेक्टर्स दिए हुए हैं सेम, जरूरी थोड़ी एग्जामिनर सेम देगा। ये देखिए हमने लास्ट ईयर वन शॉट कराया था, वन शॉट में मैंने यही बात बताई थी कि जरूरी थोड़ी है सेम देगा, कुछ चेंज करेगा। वही चेंज जो लास्ट ईयर हमने कराया था वन शॉट में, ढूंढने में जाके मिल जाएगा। एज इट इज बोर्ड 2023 में आया, ये देखिए दिस प्रॉब्लम। ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, 2023 3 मार्क्स सीबीएसई दिल्ली रीजन। अब यहाँ देखो ना, आप हमेशा चेक करा करो, हाफ हाफ हाफ, ये तो पैरेलल है, तो मतलब ये लाइनें कैसी हैं? पैरेलल। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पूछा है, आइए निकाल के दिखाते हैं। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस, तो लिखना पड़ेगा क्लियरली गिवन लाइंस आर पैरेलल। गिवन लाइंस तो पैरेलल है, ठीक है जी। सो हेयर A1 मिला I प्लस 2J माइनस 4K, A2 मिला 3I प्लस 3J माइनस 5K, एंड B मिलेगा, B1 B2 नहीं मिलेगा। अभी तो दोनों अलग अलग है, किसे B मानो? सिंप्लीफाइड वाले को। अब देखो ना, इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लो तो बाहर 2 म्यू हो जाएगा, तो ये सेम हो जाएगा, अरे रिड्यूस हो जाएगा ना। इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लो, सेम बन जाएगा। तो जो छोटा वाला हो उसे मानो, मतलब जो थोड़ा सिंप्लीफाइड सा हो उसे A मानो, बी। आप नीचे वालों को भी ले लो तो कोई परेशानी नहीं आने वाली, जिस मर्जी को B लो जो तुम्हें अच्छा लगे, बट मैं इसको ले लेता हूँ B। 2I प्लस 3J प्लस 6K। नाउ आपको पता है ना भाई, एक तो आपको A2 माइनस A1 निकालना पड़ेगा, निकालो, करो माइनस, कितना आया ये? 2I प्लस J माइनस K। अब फॉर्मूला देख लो एक बार, B का क्रॉस चाहिए A2 माइनस A1 से, आओ ले लेते हैं क्रॉस। B का क्रॉस चाहिए A2 माइनस A1 से, निकालो I J K। तो पहले B के कॉम्पोनेंट्स 2 3 6, A2 माइनस A1 के कॉम्पोनेंट्स 2 1 माइनस 1, सॉल्व करो इसको। माइनस का 3 माइनस का 6, तो माइनस का 9I माइनस 2 और माइनस का 12, माइनस 2 और माइनस का 12, माइनस 14, तो ये प्लस 14 हो जाएगा। 2 माइनस 6 माइनस का 4K, ठीक है। अब चेक कर लेना भाई मैंने कोई कैलकुलेशन एरर करा हो तो। सो देयरफॉर फॉर्मूला लिखो अब, शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस, जिसे फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, उसे तो कोई हरा ही नहीं सकता इस चैप्टर में। अरे इसे मॉड पढ़ेंगे या मैग्नीट्यूड? अकल लगा के बताओ। दिस इज मैग्नीट्यूड, B क्रॉस A2 माइनस A1, निकालो मैग्नीट्यूड। कितना आया ये? 81 प्लस 196 प्लस 16, और नीचे B का मैग्नीट्यूड वो रहा B, 4 9 36, ऊपर तो हो गया रूट 293, वेरीफाई करना, ये 49 है, रूट से बाहर 7 आ जाएगा, इससे कुछ निकलता नहीं है, तो ये आंसर आ गया। कितना बढ़िया, कितना इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ये चीज़ परेशान कर सकती है आप लोगों को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये आप लोगों को करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, कर लेना चाहिए, मैंने करा दिया।
आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब देखिए कितनी कमाल की चीज़ है। आजकल एक दो चीज़ें और है बड़ी भयंकर भयंकर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर केस स्टडी देख रहे होंगे आप लोग अपने प्री बोर्ड्स में, उन पे भी बात करेंगे। मतलब ये है कि जब हम कोई चैप्टर कर रहे हैं, समय लगा रहे हैं, देखिए आप लोगों का समय वेस्ट हो रहा है, आप लोग देख रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो, क्लासेस में भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आप ऐसा काम करो कि इस समय का वैल्यू निकले, कुछ चीज़ छूट ना जाए। तो हमारी भी यही कोशिश है कि कोई चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। और भाई हमारे साथ अगर आप अपना समय लगा रहे हो तो आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा, उस समय का पछतावा नहीं होगा, आप लोगों को डेफिनेटली मज़ा आ जाएगा। जब आप लोग पेपर में बैठोगे तब आप लोगों को मेरी बातें याद आएंगी। ठीक है भाई, एक छोटी सी चीज़ और, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, इसको समझ लेते हैं एंड देन फिर आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। इसके बाद सिर्फ एक सेशन और लगेगा और उसमें 3D ज्योमेट्री पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। क्योंकि भाई जब मैं लास्ट सेशन के जितना, मेरा पॉइंट ये है कि कोई चीज़ रह ना जाए हमारी, और जब हम लास्ट सेशन लेंगे तो कुछ रह नहीं जाएगा। 3D में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको बना लोगे। अब एक छोटी सी चीज़ सीख लो एंड देन फिर हम सेशन को वाइंड अप करेंगे, अगला सेशन फिर यहीं से लिफ्ट करेंगे। अब सुनिए, ये एक लाइन है 3D के अंदर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देंगे अभी। अब मैंने कहा ये लाइन है 3D में, ये रही। अब भाई इस लाइन के ऊपर तो लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं, लाखों करोड़ों इनफाइनेटली मैनी पॉइंट है। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, अरे बहुत सारे पॉइंट है। मान लो इसका नाम ए है, बी है, सी डी ई, बहुत सारे पॉइंट है। मान लो ये वाले पॉइंट का नाम एफ है, ठीक है। अब इस लाइन पे तो इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये इसका इक्वेशन है, इस लाइन पे दिखने वाले किसी भी एक पॉइंट की शक्ल कैसी होगी? इस लाइन पे दिखने वाला कोई भी एक पॉइंट कैसा दिखता होगा? ये ए कैसा दिखता होगा, बी कैसा दिखता होगा, सी डी कैसा दिखता होगा? तो मैं टेक्निक बता रहा हूं कि 3D में किसी भी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो आप इस गिवन लाइन को लैम्डा से इक्वेट करो, मतलब ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा और ये भी लैम्डा। तो यहां से आप x निकाल सकते हो इसको लैम्डा से इक्वेट करके। तो 2 वहां गया तो x का वैल्यू आ गया 2 लैम्डा प्लस 1, y का वैल्यू आ गया 3 लैम्डा प्लस 2 और z का वैल्यू आ गया 5 लैम्डा प्लस 6। तो ये आपने क्या निकाल दिया, इसे एक पॉइंट के फॉर्म में लिखो। ये आपने निकाल दिया इस लाइन पे आने वाला एक स्टैंडर्ड पॉइंट। स्टैंडर्ड पॉइंट का मतलब इस लाइन पे आने वाले हर एक पॉइंट की शक्ल ऐसी है। मैंने बोला ए बताओ, ये रहा ए, बी की शक्ल कैसी होगी, ये रही, सी की शक्ल कैसी होगी। मतलब इस लाइन पे आने वाले हर एक पॉइंट की शक्ल ऐसी है और हर एक पॉइंट किससे डिफर करेगा? लैम्डा से। अब आप सोचो, ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं? इस लाइन के ऊपर इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो यहां पे ये जो पॉइंट है किस पे डिपेंड कर गया? लैम्डा पे। आप लैम्डा की कितनी वैल्यू सोच सकते हो? इनफाइनेटली मैनी। जितनी आप लैम्डा की वैल्यू सोच लोगे उतने ही आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे और वो सारे पॉइंट इस लाइन पे लाई करते होंगे। जैसे मैं वेरीफाई कराता हूं, लैम्डा को आप 0 डालो तो क्या पॉइंट आएगा? 1 2 3। चेक करो 1 2 3, ये लिखा 1 2 1 2 3 नहीं 6। चेक करो 1 2 6 इस लाइन पे है या नहीं? ऐसी लैम्डा को आप 2 डाल लो, 3 डाल लो, 4, जितने लैम्डा डालोगे उतने पॉइंट निकलेंगे और सारे के सारे इस लाइन पे निकल जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब, कभी भी आपको किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निकालना हो तो वो पॉइंट कैसे निकलेगा? उस पॉइंट को, उस लाइन को लैम्डा से इक्वेट कर दो और वो पॉइंट निकल आएगा। ठीक है, देखो मैं चेक कराता हूं, थोड़ी सी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। 10-5 मिनट लेंगे आप लोगों को, ज्यादा समय नहीं लेंगे, चिंता ना करो। आप लैम्डा को डालो, मेरे कहने से क्या डलवाएं, -1 डालो। चलो लैम्डा -1 डाला तो ये कितना आ गया? -2 + 1 -1, -3 + 2 -1 और ये 1। ये पॉइंट निकल कर आ गया। अब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है नहीं करता, इसे कैसे चेक करोगे भैया? ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है भाई। अब मैंने तो कहा था कि भाई जैसे ही आप लैम्डा से इक्वेट करोगे इस लाइन पे एक स्टैंडर्ड पॉइंट आ जाएगा। स्टैंडर्ड पॉइंट मतलब उस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट की शक्ल वैसी ही होगी। अब मैंने लैम्डा को -1 डाला तो ये पॉइंट निकल कर आया। अब मैं बताता हूँ, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। कैसे पता लगेगा? अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये x, ये y और z पुट करके देखो। x को डालो -1, y को भी डालो -1 और z को डालो 1। सॉल्व करो जरा। -2/2 ये तो -1 आ गया, -3/3 ये भी -1 आ गया, ये 6 है सॉरी, -5/5 ये भी माइनस। देखो तीनों साइडें बराबर है, इसका मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये इस लाइन पे लाई करता है। तो आपको मिल गया ना इस लाइन पे लाई करने वाला एक स्टैंडर्ड पॉइंट। बस एक सवाल, थोड़ा सा लंबा हो गया सेशन, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल बड़ा खास है। जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था तो ये मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था।
ठीक है भाई, मुझे इल्म नहीं था कैसे करते हैं, मेरा तो इसके चॉइस में कोई सवाल था वो कर दिया था हमने। देखिए भाई जरा ध्यान से, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पे एक पॉइंट निकालना है एट अ डिस्टेंस 3√2 फ्रॉम द पॉइंट, दिस लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास के लिए। ठीक है, इस लाइन पर एक पॉइंट निकालना है जिसका डिस्टेंस उस पॉइंट से √3/2 है। चलो मैं थोड़ा रफ में समझाता हूं। ये लाइन है, इस लाइन पे कोई पॉइंट फाइंड करना है, मान लो उस पॉइंट का नाम है आपका P, मान लिया चलो P। अब P से इस पॉइंट का डिस्टेंस 3√2 दे रखा है, तो P का वैल्यू बताना है। तो भाई इस लाइन पे आने वाले हर एक पॉइंट की शक्ल तो मुझे पता है भाई, इसे मैं लैम्डा से इक्वेट कर दूंगा, तो इस लाइन पे आने वाले हर एक पॉइंट की शक्ल को मैं जानता हूं, तो मुझे P की शक्ल भी तो पता है, तो मुझे P पॉइंट पता लग जाएगा। तो आ जाओ, तो ऐसे करते हैं इसको। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस, एनी पॉइंट Q मान लेते हैं चलिए, ऑन द लाइन, क्या लाइन है भाई, x + 2/3 y + 1/2 z - 3/2 is given by, कैसा दिखेगा भाई, इसको लैम्डा से मन में इक्वेट कर लो। सो 3 लैम्डा - 2, 2 लैम्डा - 1, 2 लैम्डा + 3, कोई भी पॉइंट Q इस लाइन के ऊपर ऐसा दिखता होगा। अब उस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से 3√2 है, तो आपको वो पॉइंट बताना है, मतलब पॉइंट Q निकालना है, और पॉइंट Q निकालने के लिए मुझे बस लैम्डा कैलकुलेट करना, काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ 3√2 है, PQ मतलब P से Q का डिस्टेंस, वेयर उस पॉइंट को मैं P ले रहा हूं। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट PQ x2 - x1², y2 - y1², z2 - z1², पता है आप लोगों को। सो दिस इज 3 लैम्डा - 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा - 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा + 3 - 3 का स्क्वायर इज 3√2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी है मैंने। 3 लैम्डा - 3 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा - 3 का स्क्वायर प्लस ये 2 लैम्डा का स्क्वायर है तो ये 4 लैम्डा हो गया, और राइट साइड में स्क्वायर होगा तो 9 × 2 हो गया आपका 18। इसे सॉल्व कीजिए, a - b होल स्क्वायर, 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 - 18 लैम्डा, ये हो गया आपका 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 - 12 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज 18। अब सुनिए मेरी बात, ये 9 और 9 18, ये 18 कैंसिल, लेफ्ट में ले आना तब काटना, ऐसे मत काटना। अब ये स्क्वायर वाले और बाकी को जोड़िए, 9 लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर, कुछ गलती हुई है अभी, कुछ गलती हुई है, 6 लैम्डा स्क्वायर नहीं होगा, ये 4 लैम्डा स्क्वायर होगा। 9 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर, ये आ गया 13 और 4 हो गया 17 लैम्डा स्क्वायर। सो दिस इज 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा माइनस 12 लैम्डा इज -30 लैम्डा। लैम्डा कॉमन आ गया, वी हैव 17 लैम्डा माइनस 30 इज 0। सो लैम्डा या तो 0 है या फिर लैम्डा 30/17 है। तो लैम्डा की 2 वैल्यू आ गई। अब अगर लैम्डा की 2 वैल्यू आ गई तो फिर पॉइंट भी तो 2 2 मिलेंगे आपको। एक बार लैम्डा को 0 रख लो और एक बार लैम्डा को 30/17 रख लेना। सो इफ लैम्डा इज 0 देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर क्या हो जाएंगे भाई, लैम्डा को 0 रख लो, -2 -1 और 3, -2 -1 और 3। और ऐसे ही एक बार लैम्डा को 30/17, बड़ा भयानक सा अजीब सा पॉइंट आएगा बट होगा वो। तो ये क्वेश्चन ये भी बताता है कि कई बार क्या होता है एग्जाम में लैम्डा की ऐसी खराब वैल्यूज भी आ जाती हैं, तो बच्चे को लगता है कि मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि जब आप बुक में किसी सैंपल पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वहाँ तो लैम्डा की अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर वैल्यूज आती हैं, लेकिन कई बार पेपर में होता है ऐसी खराब वैल्यूज आ जाती हैं, तो बच्चे को वहीं डाउट क्रिएट हो जाता है कि यार ऐसा तो आंसर नहीं आ सकता, बट ऐसा आ सकता है। तो कभी घबराना नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि आप ठीक कर रहे हो, वैल्यूज तो खराब आ ही सकती है, क्या ही परेशानी है। सो आइए एक बार लैम्डा को 30/17 डाल देना, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ, है ना। बस इस क्वेश्चन के बाद अब हम वाइंड अप कर देते हैं क्लास को।
प्रैक्टिस ज़रूर करना भाई, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को और बेटर करते हैं। आइए अब लैम्डा को मैं 30/17 डाल रहा हूँ। सो इफ लैम्डा इज 30/17 देन क्यू इज क्या होगा भाई, आ जाओ 30/17। सो दिस इज 90/17 माइनस 2 कॉमा 60/17 माइनस 1 कॉमा 60/17 प्लस 3, दैट इज क्या आ गया भाई, 90 में से 34 घटा दो तो 56 आ गया भाई। 60 में से 17 गए तो आपका आ गया 43। 90 में 51 जोड़ 60 में 51 जोड़ दो तो दिस इज 131/17। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मे बी मैंने कोई गलती कर दी हो तो आप उसको सुधार लीजिएगा। तो इस तरीके से इसको टैकल किया जा सकता है। तो देखो ऐसे खराब गंदे गंदे पॉइंट भी आ जाते हैं, तो लास्ट में समरी लिख देना, हेंस दिस एंड दिस आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, बहुत बढ़िया रहा। तो नेक्स्ट सेशन में यहीं से स्टार्ट करूंगा कि भाई एक लाइन के ऊपर एक स्टैंडर्ड पॉइंट कैसे निकालते हैं। अब बस फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज का कॉन्सेप्ट रह गया है, वो सिखा के एक दो केस स्टडी करा के ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाता है। तो ठीक है भाई, आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।